एक सवाल है, पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा, इनमें से क्या ज्यादा जरूरी है? आज हम इसी मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, जो भारत की गवर्नेंस के बिल्कुल दिल में है। एक नया न्यूक्लियर एनर्जी बिल आया है, जो हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को सीधी टक्कर दे रहा है। अब जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये शांति बिल का पूरा विवाद है क्या, वो समझेंगे। फिर इसकी जो सबसे कंट्रोवर्शियल धारा है, सेक्शन 39, उसको डिकोड करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारा आरटीआई कानून अभी कैसे काम करता है, और फिर इन दोनों को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे। आखिर में हम देखेंगे कि इसका हमारी अकाउंटेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है, और हाँ, एग्जाम के लिए कौन कौन से पॉइंट सबसे जरूरी हैं। चलिए, सबसे पहले इस पूरे विवाद की जड़ को पकड़ते हैं। तो देखिए, एक नया बिल है, शांति बिल। कहने को तो इसका मकसद न्यूक्लियर एनर्जी को आगे बढ़ाना है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस बिल का एक सेक्शन, एक धारा, हमारे सबसे बड़े अधिकारों में से एक, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार पर सीधा सीधा सवाल खड़ा कर देती है। तो इस पूरी बहस के सेंटर में क्या है? वो है शांति बिल का सेक्शन 39। यही वो क्लॉज है जो कहता है कि कुछ खास तरह की जानकारी पर हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लागू ही नहीं होगा, बस पूरी तरह से रोक। और यही इन दोनों कानूनों के बीच टकराव की असली जड़ है। तो चलिए, अब इस पूरे विवाद के एपिसेंटर पर फोकस करते हैं, सेक्शन 39। इसको थोड़ा करीब से देखते हैं, परत दर परत खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सरकार को इतनी बड़ी पावर दे देता है कि वो हमारी जानकारी तक पहुंच को रोक सके। ये बिल एक नया टर्म लेकर आता है, रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन यानी प्रतिबंधित सूचना। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो जानकारी है जिसे केंद्र सरकार जब चाहे सीक्रेट डिक्लेयर कर सकती है, बस एक झटके में। और सोचिए, इसके दायरे में न्यूक्लियर मटेरियल से लेकर प्लांट के डिजाइन तक सब कुछ आ सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड घोषित किया जा सकता है, और इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। जैसे न्यूक्लियर सब्सटेंस कहाँ है, कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, न्यूक्लियर प्लांट का डिज़ाइन क्या है, वो काम कैसे करता है। इतना ही नहीं, रेगुलेटरी बॉडीज़ को दी गई कोई भी सेंसिटिव जानकारी, सब कुछ इसके अंदर आ सकता है। अब जरा इसकी कानूनी भाषा पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। सेक्शन 39(4) साफ साफ कहता है कि आरटीआई एक्ट 2005 में चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर कोई जानकारी रिस्ट्रिक्टेड है तो वो नहीं दी जाएगी, फुल स्टॉप। इसी को कहते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट। मतलब ये नया कानून हमारे पुराने और मजबूत कानून के ऊपर आ जाएगा, उसे ओवरराइड कर देगा। और टकराव की असली वजह यही है। अच्छा, ये शांति बिल कितना बड़ा बदलाव है, ये समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा आरटीआई एक्ट अभी कैसे काम करता है। तो चलिए पहले आरटीआई के उस सेफ्टी नेट को समझते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आरटीआई एक्ट के तहत हम कोई भी जानकारी मांग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आरटीआई कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है। इसके सेक्शन 8 में पहले से ही कुछ लिमिट्स हैं, जैसे देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी या किसी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स। ऐसी चीजों को बताने से मना किया जा सकता है। ये सब पहले से ही कानून में है। लेकिन आरटीआई एक्ट के पास एक ट्रम्प कार्ड है। इसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड। इसका मतलब यह है कि अगर किसी जानकारी को छिपाने से ज्यादा फायदा उसे बताने में है, मतलब जनता का हित ज्यादा बड़ा है, तो वो सीक्रेट जानकारी भी देनी पड़ेगी। ये ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड है, आप कह सकते हैं। और मान लीजिए किसी ऑफिसर ने जानकारी देने से मना कर दिया, तो क्या बात वही खत्म? नहीं, आरटीआई हमें अपील करने का एक दमदार प्रोसेस देता है। आप पहले सीनियर ऑफिसर के पास जा सकते हैं और फिर सीधे इंफॉर्मेशन कमीशन में उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। यही सिस्टम तो सरकार को अकाउंटेबल बनाता है और आम इंसान को पावर देता है। तो अब तक हमने दोनों कानूनों की बेसिक बातें समझ ली। अब चलिए इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनमें जमीन आसमान का फर्क आखिर है कहाँ। देखिए, यहाँ पर असली मुद्दा ये नहीं है कि जानकारी छिपाई जा सकती है या नहीं, वो तो आरटीआई में भी होता है। असल सवाल है कैसे, जानकारी को किस तरीके से रोका जा रहा है, और फाइनल फैसला लेने की पावर किसके पास है। तो इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? ये जो तुलना आप देख रहे हैं, यही इस पूरे मुद्दे का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ आरटीआई है जहां छूट कंडीशनल है,
मतलब आपको वजह बतानी पड़ेगी और आप फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है शांति बिल, जहां छूट एब्सोल्यूट है, मतलब एक तरफा और फाइनल। एक बार सरकार ने कह दिया कि जानकारी रिस्ट्रिक्टेड है, तो बस ना कोई सवाल, ना कोई अपील और ना ही पब्लिक इंटरेस्ट की कोई सुनवाई। गेम ओवर। तो ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, इसका असर बहुत गहरा हो सकता है हमारी गवर्नेंस पर, हमारी अकाउंटेबिलिटी पर और एक नागरिक के तौर पर हमारे अधिकारों पर। इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इसके बड़े पिक्चर को समझते हैं। इस बारे में एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने एक बहुत पते की बात कही है। वो कहती हैं कि सेक्शन 39 सीक्रेसी की ऐसी नई कैटेगरीज बनाता है जो हमारे बेसिक ट्रांसपेरेंसी कानून यानी आरटीआई पर सीधा हमला है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ये बदलाव हमारे पारदर्शिता के अधिकार की जड़ों को कितना कमजोर कर सकता है। तो सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली, ये आरटीआई के पूरे स्ट्रक्चर को ही कमजोर कर देगा, क्योंकि एक तरह की ब्लैंकेट छूट दे रहा है। दूसरी, क्या इससे विसल ब्लोअर्स या पत्रकार कुछ भी उजागर करने से डरेंगे नहीं? बिल्कुल डरेंगे। तीसरी, अब जब प्राइवेट सेक्टर भी न्यूक्लियर एनर्जी में आ रहा है, तो उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी? और आखिर में, क्या ये उस पूरी सोच को ही पलट नहीं देगा जहां हमने सालों की मेहनत के बाद ट्रांसपेरेंसी को सीक्रेसी से ऊपर रखा था? तो सेक्शन 39 के तहत जो प्रोसेस है, वो एक बंद गली की तरह है। सोचिए, सरकार ने जानकारी को रिस्ट्रिक्टेड कहा, आरटीआई एक्ट पिक्चर से बाहर हो गया, कोई वजह बताने की जरूरत नहीं और अपील का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। मतलब ट्रांसपेरेंसी का रास्ता यहीं आकर खत्म हो जाता है, अ कंप्लीट डेड एंड। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत को अब कुछ की पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये पॉइंट्स खासतौर पे यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। तो सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है, पहली, शांति बिल का सेक्शन 39 आरटीआई पर एक एब्सोल्यूट, एक पक्का ताला लगा देता है। दूसरी तरफ आरटीआई का सेक्शन 8(2) एक मास्टर की तरह है, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं। तीसरी बात, असली मुद्दा छूट का नहीं बल्कि छूट देने के तरीके और उसकी फाइनल अथॉरिटी का है। इसका सीधा असर क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी का पूरा मैकेनिज्म ही खत्म हो जाएगा। और आखिर में ये पूरा मामला नेशनल सिक्योरिटी बनाम ट्रांसपेरेंसी की क्लासिक डिबेट का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, एक लोकतंत्र को देश की सुरक्षा की ढाल और नागरिकों के सूचना के अधिकार की तलवार, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। यही वो सवाल है जो किसी भी अच्छी गवर्नेंस का असली इम्तिहान लेता है।